एक विधवा महिला की किस्मत में होता है चमत्कार जब वो अपने पति की बची हुई जो पेंशन मिलती है उसमें से जो फंड कटता है उसे लेने के लिए जाती है दिल्ली। तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसकी किस्मत को पलट कर रख देता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिस कहानी को सुनकर वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किसी लड़की का पति नहीं रहता है तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। कटी पतंग की तरह हो जाती है जिसकी कोई डोर नहीं होती, जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करती है। लेकिन हर महिला इतनी खुशकिस्मत नहीं होती कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति का साथ मिले जो जीवन भर उसे साथ रखे, जीवन भर उसका हर पल साथ निभाए। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे से एक लड़की, जिस लड़की का नाम होता है गीता। गीता जो कि महज 15 साल की उम्र में जिसकी शादी हो जाती है और शादी एक अपने से करीबन 10 साल बड़े व्यक्ति के साथ होती है। उस व्यक्ति का नाम होता है डोरी और दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशहाल तरीके से रहते हैं। धीरे धीरे जिंदगी कटती है और दोनों में बहुत ज्यादा प्यार होता है। वो महिला अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन सास ससुर जो हैं वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। लगातार रिश्तों में, सास और बहू के रिश्ते में लगातार दरारें बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो नहीं होना था। जब उसका पति दिल्ली से जॉब करके आ रहा था और रास्ते में ट्रेन से उतरता है, उतरने के बाद ऑटो लेता है घर तक जाने के लिए, तभी रास्ते में ऑटो से ट्रक का टक्कर हो जाती है और वो उसी समय इस दुनिया से चला जाता है। रात का समय था, करीबन 10-11 का वक्त था और उसके बाद फिर उसके परिवार वालों को उस बात का पता नहीं चलता है कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार अपने पति को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं। सोचती है शायद आज कंपनी में रुक गए होंगे, क्योंकि कई बार वो ओवरटाइम कर लिया करता था, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार था। और आप समझ सकते हो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैसे की क्या वैल्यू होती है। काम दिन रात करना पड़ता है तभी हमारे घर का चूल्हा चल पाता है। अब पूरी रात निकल जाती है, सुबह होती है और रात को जब उसका वहां पर एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पर पुलिस आती है। वो व्यक्ति उसे ले जाकर वहां के सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस भर्ती कराती है, लेकिन वो व्यक्ति उस दुनिया से जा चुका था और अंत में उसकी जो डेड बॉडी है उसे मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। दूसरा दिन हो जाता है, सुबह दोपहर तक आना था उसे, लेकिन वो नहीं आ पाता है और अब वो इंतजार करती है और अपने सास ससुर से भी कहती है। सास ससुर कहते हैं आ जाएगा, कहीं नहीं गया, और वो दिन भी पूरा बीत जाता है। शाम होती है। अब शाम को वो उसके एक दोस्त को कॉल करती है तो वो दोस्त बताता है कि वो तो शाम को ही ड्यूटी से चला गया था और आज तो वो ड्यूटी पर ही नहीं आया। जैसे ही उस गीता को ये बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ड्यूटी पर भी नहीं है और घर भी नहीं आए, गए तो कहाँ गए। वो सभी रिश्तेदारियों में फोन करती है, जितना उससे हो सका इतना उसने कॉल किया, लेकिन कहीं भी कोई भी कॉल नहीं लगती है, कोई जवाब नहीं देता है। अब वो परेशान होकर अपने एक छोटे से बेटे गोलू के साथ सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है और उनका फोटो भी देता है। भाग्य से वही थाना वही था जिसने उस उसका पति जो था उसे एडमिट कराया था, उसे हॉस्पिटल में भेजा था। जो व्यक्ति, जिस ऑफिसर ने उसको वहां से उठाया था, उसी को वो रिपोर्ट दर्ज करा रही थी और जैसे ही वो उसका फोटो दिखाती है वो उसे तुरंत पहचान लेता है। पहचानने के बाद वो सीधा उसे कहता है कि तुम अपने परिवार के बड़े व्यक्ति को भेजो, मुझे उनसे कोई अर्जेंट बात करनी है। लेकिन वो कहती है कि अपने परिवार की जो भी हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं वो घर पर हैं और अब मुझे बताइए क्या हुआ है। तो वो फिर उसे लेकर जाते हैं और मोर्चरी में उसके पति को दिखाते हैं। वो अपने पति को देखते ही बेहोश हो जाती है और उसका बेटा गोलू वहां रोने लगता है, क्योंकि गोलू महज अभी 4 साल का था और गोलू को तो अभी ये समझ में नहीं आया था कि मम्मी को क्या हुआ है, लेकिन वो सब कुछ समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी जो प्यार मुझे मिलना था वो मिल चुका है, अब तो मैं घर पर भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो लोग, उसके सास ससुर, उसे घर से निकालने की बहुत धमकी दिया करते थे।
इस बात को सोचकर और अपने पति के जाने के गम को सोचकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और करीबन 4 घंटे के बाद उसे होश आता है। जब उसे होश आता है तो लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और फिर वो अपने पति को वहां से उनकी डेड बॉडी को लेकर घर जाती है। घर जाती है तो गांव में सभी को पता चल जाता है कि डोरी का रात में एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा। माँ को भी पता चलता है। माँ भले ही बहू से कितनी भी नफरत कर ले लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। माँ भी अपने बेटे का चेहरा देखते ही फूट फूट कर रोती है। पिता का भी बुरा हाल हो जाता है और सभी बहुत ज्यादा दुख जाहिर करते हैं। इधर गांव वालों को भी जब पता चलता है तो बहुत से लोगों की वहां पर भीड़ लग जाती है, लेकिन सबकी सहमति से, सबके सोच विचार से अब उसकी अंतिम प्रक्रिया की जाती है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार करके सब घर आते हैं तो सबसे पहले सास ससुर का कहर उस विधवा महिला पर टूटता है, गीता पर टूटता है और उससे कह दिया जाता है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, ये कमरा है, इसमें रहना है तो इसमें रहो, लेकिन हमारे लिए अब तुम मर चुकी हो, क्योंकि जब हमारा बेटा ही नहीं, जिसके साथ तुम्हारा बंधन था, जब वो ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसे उस भरे गम में अकेला छोड़ दिया जाता है। जैसे ही उसके माता पिता को पता चलता है तो माता पिता भी वहां पर आते हैं, लेकिन माता पिता बहुत गरीब हालत में थे। उन्होंने तभी अपनी बच्ची की शादी की थी बहुत कम उम्र में। वो भी इतने सक्षम नहीं थे कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं और उसका भरण पोषण कर सकें, क्योंकि उसके साथ उसका एक बेटा भी था जो महज 4 साल का था। वो भी उसे वहां समझा कर वहां से चले जाते हैं और अब अकेली, अभी उसकी मुश्किल से उम्र 15 साल की उम्र में शादी हुई थी और उसकी 4 साल का उसका बेटा था, 5 साल उसकी शादी को हुए थे, 20 साल की थी महज, और बहुत ही परेशान रहने लगती है। लगातार 3 से 4 दिन तक कुछ भी नहीं खाती है। तभी एक पड़ोसन को उस पर रहम आता है। वो उसके लिए खाना लाती है और उसे जबरन खाना खिलाती है और उसे समझाती है कि बेटा, अब चाहे तुम कितनी भी रो लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तुम्हारे सास ससुर तो बेवजह की बातें कर रहे हैं। इनका बेटा इनसे बिछड़ गया है, शायद इसीलिए ये सदमा सदमे में है और तुमसे ऐसा कुछ बोल दिया है। तुम अपने आप को संभालो, तुम्हें अपने बच्चे को भी संभालना है और जिंदगी को जीना है। अब वो उसकी समझ मानती है और अब गांव में ही मजदूरी करके अपने बेटे का और अपना पेट भरने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब उसका बेटा 5 साल का हो चुका था। इस प्रोसेस को करीबन 1 साल बीत जाता है और अब उसका एडमिशन कराना था, लेकिन उसके पास उसके लिए एक भी पैसा नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि उसका पति जो है, क्योंकि कंपनी वालों का फोन आता है और फोन नंबर उस पत्नी के पास भी था, तो उसे भी बता दिया जाता है कि तुम्हारे पति के कुछ पैसे हैं जो फंड कटा था, वो करीबन 60-70 हज़ार रुपए हैं, उनको ले जाइए। अब वो उन्हें लेने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे को लेकर सीधा दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। वो अपने घर से निकलती है और रेलवे स्टेशन पर बैठी रहती है। वहां पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर उसका जो बेटा है उसे भूख लगती है और वहां पर एक दुकान थी छोटी सी, उसमें बिस्किट, पेप्सी, कुरकुरे, ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी हुई थी। तो वो बेटा बार बार अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक कुरकुरे का पैकेट दिला दो या बिस्किट का पैकेट दिला दो, लेकिन वो माँ इतनी मजबूर थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को इतना काम करने के बाद भी इतनी सक्षम नहीं कर पाई थी कि अपने बच्चे को 5 रुपए की चीज दिला सके। उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ एक टिकट ली थी और वापस आने का किराया था। अब वो उसी इंतजार में बैठी थी। दूर खड़ा एक व्यक्ति उसे देख रहा था। उस व्यक्ति का नाम मनोज होता है। वो जब देख रहा था तो उसकी सारी मजबूरी को समझ जाता है। वो व्यक्ति एक बिस्किट का पैकेट लेता है और उन्हीं के पास आकर बैठ जाता है। वो बच्चा उसकी तरफ देखता है तो उसे बुलाकर वो पैकेट दे देता है। लेकिन यहाँ पर गीता कहती है कि बेटा, ऐसे किसी से भी चीज नहीं लेते, लेकिन वो बच्चा रोने लगता है। सामने से मनोज कहता है कि क्या हुआ, बच्चा ही तो है, ले लेने दीजिए, मेरे भी अगर बच्चा होता तो मैं उसे भी दिलाता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई और सिर्फ 5 रुपए की बात है। इतने में ही ट्रेन आ जाती है और ट्रेन में जो जनरल डिब्बा था वो उससे आगे जा चुका था और अब वो एसी डब्बे में चढ़ जाती है और उसी डब्बे में मनोज चढ़ रहा था, उसी के पीछे पीछे वो चढ़ जाती है। लेकिन चारों तरफ देखती है, कहीं भी बैठने की जगह उसे नहीं मिली थी। अब वो करे तो क्या करे, वो एक साइड में खड़ी हो जाती है और मनोज जो है वो उसे लगातार देख रहा था।
वो उससे कहता है कि आप यहाँ पर आकर मेरी सीट पर बैठ जाइए, नहीं तो टीटी आएगा, आपका चालान कट जाएगा। चालान के डर से वो चुपचाप उस सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन बहुत देर चुप बैठने के बाद आंखों से आंसू पहुंच रही थी और अपने बेटे को अपनी गोद में लिए हुई थी। तभी मनोज कहता है, इसको सीट पर बिठा लो, इतनी बड़ी सीट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 2-2.5 घंटे का सफर है, मैं ऐसे ही बैठ कर तय कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर वो अपने बेटे को अब साइड में बिठा देती है और चुपचाप बहुत उदास बैठ जाती है। तभी मनोज कहता है कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं, आपको कहाँ पर जाना है? तो वो बताती है कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पति का जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कुछ पैसा बकाया है कंपनी वालों पर, उनका फोन आया था, बस वही लेने जाना है। अब वो समझ जाता है, वो सारी सिचुएशन समझ जाता है कि ये विधवा महिला है और इसके आसपास कोई भी नहीं है, ना ही इसकी कोई मदद करने वाला है, और अभी तो इसकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी। ये बात का अंदाजा मनोज लगाता है। अब वो उसे रास्ते में काफी बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला उससे बात ज्यादा नहीं करती है। अब दिल्ली आ जाती है। अब दिल्ली में उससे पूछता है, क्या तुम्हें एड्रेस पता है? तो वो कहती है, हाँ एड्रेस तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम वहां तक बस का किराया लगा के या फिर ऑटो कर कर जा सकती हो। तो वो चुप हो जाती है। वो कहता है कि यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर वो दूर है, और ऑटो भी अगर आप करते हो तो 200-250 रुपये ऑटो वाला ले लेगा, और अगर बस में आप जाती हो तो 30 रुपए की कम से कम 3 बस आपको बदलनी पड़ेंगी। इस बात पर वो घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वापस आने के लिए सारे ही 50 रुपए थे। वो उसमें करे तो क्या करे। तभी मनोज समझ जाता है और मनोज कहता है, ये मेरा कार्ड है, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो कहीं से भी फोन कर लेना, और ये 1500 रुपए हैं, इनको ले लो, और जब मुझे मिलोगी तो तुम मुझे दे देना। इस बात पर वो मना करती है, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं होता है। वो 1500 रुपए लेती है और वो अब कंपनी जाती है। इधर मनोज अपनी कंपनी में चला जाता है। वो कंपनी में जाती है तो वहां पता चलता है कि जो नॉमिनी था वो उसका पिता था, और इसी वजह से पैसे आपको नहीं मिल सकते, आपके ससुर को आना होगा, तभी आपको पैसे मिल पाएंगे। अब वो हताश हो जाती है, वो जोर जोर से रोने लगती है और चुपचाप कंपनी से बाहर आ जाती है, अपने आप को कंट्रोल करती हुई। अब उसे कोई भी चारा नहीं नजर आता है। तभी एक एसटीडी बूथ दिखाई देता है, वहां से वो मनोज के नंबर पर कॉल करती है। अब तक मनोज की भी छुट्टी हो चुकी थी। वो कहती है कि मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो गई है, अब यहाँ पर मेरे ससुर जी को आना होगा, तब मुझे पैसे मिल सकते हैं, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे ससुर जी मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे। मनोज थोड़ी भी देरी नहीं करता है, करीबन 15 मिनट में उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, और मेरा यहाँ पर एक कमरा है, उस पर चलते हैं और वहां पर बैठकर बात करते हैं। वो डरी सहमी सी उसके साथ चली जाती है, और उस कमरे पर दोनों जाते हैं तो उसमें काफी धूल जमी हुई थी। करीबन 2 से ढाई महीने के बाद मनोज दिल्ली आया था। अब वो उस कमरे को साफ करता है, साथ ही साथ गीता भी साफ कराती है, और गोलू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मनोज उसके लिए अब की बार भी खाने के लिए कई पैकेट्स लेकर आया था, जिनमें किसी में नमकीन थे तो किसी में कुरकुरे थे। जो बच्चों को चीजें पसंद आती हैं वही चीजें वो लेकर आया था। वो तो उन्हें खाने में लग जाता है और वो दोनों उस कमरे की सफाई करते हैं, और तभी कहता है, तुम यहीं पर ठहरो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। और वो शाम का खाना खाने का जो भी रोटी है या जो भी सब्जी है वो लेकर आता है। तब तक रात हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कब तक रुकूंगी, रात हो चुकी है, अब तो कोई ट्रेन भी नहीं होगी, लेकिन सुबह मुझे जरूर जाना होगा। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो। वहां पर एक ही बिस्तर होता है। तभी उसका जो लड़की है वो अपनी जो सूट चुन्नी होती है उसे बिछाकर वहीं पर लेट जाती है, और वो गोलू उस अंकल मनोज के साथ उस बिस्तर पर लेट जाता है। रात निकल जाती है, सुबह होती है, तो सुबह वो कंपनी वालों को फोन करता है, क्योंकि वो रात को ही गीता से पूछता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे पति को जॉब करते हुए कितने दिन हो गए थे। तो वो बताती है करीबन 3 साल हो गए थे, और तभी वो बताता है कि तभी तो तुम्हारे ससुर जी नॉमिनी हैं, क्योंकि जब उसकी शादी नहीं होती तो उसके माता पिता ही नॉमिनी बनते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर को फोन करते हैं। तभी वो उसके ससुर को फोन करता है और उनसे कहता है कि इसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको यहाँ आना होगा। तो ससुर कहता है कि मुझे अभी समय लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, मैं आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर गीता हैरान हो जाती है
और कहने लगती है, चाहे 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, ये मुझे पैसे तो नहीं लेने देंगे। इस बात का मनोज को भी अंदाजा हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने बात की थी, यानी कि उसके ससुर ने, वो बिल्कुल समझ चुका था। वो कहता है, कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं, क्या पता वो आ जाएं। तो वो 4 दिन तक वहीं उस कमरे पर रहते हैं। रोज सुबह शाम का खाना वो बाहर से ले आया करता, वो उस घर की सफाई कर लिया करती, और माँ बेटा वहीं पर रहते हैं। तभी चौथा दिन हो जाता है, फिर से उसे फोन किया जाता है, तो वो कहता है अभी समय लगेगा। तभी मनोज कंपनी वालों को फोन करता है और कहता है कि अगर पत्नी बेसहारा है तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जो इसे पैसे मिल जाएं। तभी वो कहते हैं कि पैसे तो 2 दिन पहले ही इसका पिता ले जा चुका है। इस बात को सुनकर मनोज हैरान हो जाता है, और जो उन्होंने सोचा था वो सच हुआ। वो तो पैसे पहले ही ले जा चुका था, और ये बात अब गीता को पता चलती है तो गीता घबरा जाती है। कहती है कि मैं तो इन्हीं पैसों के सहारे सोच रही थी कोई दुकान खोल लूंगी और अपने बच्चे को पाल लूंगी, उसको पढ़ा लिखा लूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं। वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे आपको यहीं पर नौकरी दिलवा दीजिए। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 5वीं क्लास पढ़ी लिखी हूँ। चाहे तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन ही कर सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ। वो उसकी शक्ल देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज की भी आंखें नम हो जाती हैं, और वो गीता भी जोर जोर से रो रही थी। वो उसे संभालता है और कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ इंतजाम कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इधर जो मनोज है, उसके माता पिता उसके लिए लड़की तलाश रहे थे, और मनोज जो कि गीता को दिल दे बैठा था। गीता महज 20 साल की थी और बहुत ही सुंदर थी, और उसे देखकर ही वो पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा, और इसीलिए उसने उसकी इतनी मदद की थी। तभी वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, ना ही तो तुम्हें कहीं पर कोई काम करना होगा। मेरा परिवार भी पूरा हो जाएगा, और तुम्हारा बेटा गोलू, उसको भी पिता का प्यार मिल जाएगा। जब सामने से ऐसा ऑफर मिलता है, लगा हुआ व्यक्ति है, अपना घर दिल्ली में भी है, और उत्तर प्रदेश से ही वो भी बिलोंग करता था, वहां भी है, तो वो थोड़ी देर के लिए सोचती है, लेकिन अब वो हाँ भर लेती है। वो भी अपने माता पिता को बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो विधवा है। इस बात का माता पिता को भी कोई ऐतराज नहीं होता है, और वो भी राजी खुशी अपने बेटे की शादी उससे करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर में बहुत सादगी से वो लोग शादी करते हैं, और शादी के बाद उसी कमरे पर वो रहते हैं, क्योंकि मनोज अपने माता पिता से कह देता है कि अब मुझे अपना काम और भी ध्यान से करना होगा, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा हो चुका है। माता पिता इस बात पर मुस्कुराते हैं, और वहां से अपने बच्चों की शादी कराकर वहां से वापस अपने गांव लौट जाते हैं। और अब मनोज का जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। सारा दिन मनोज वहां पर काम किया करता, ये घर को संभाला करती, और घर में अब तक वो सिर्फ एक कमरा था, और अब उसे घर बना दिया गया था। उसमें खाने पीने की जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लाकर रख दी गई थी, और यहाँ पर अब वो बहुत ही ऐशो आराम से जिंदगी जीती है। गीता को लगभग 2 साल बाद एक बेटी का जन्म होता है, और अब जो मनोज है वो सामने से कहता है कि अब मेरा परिवार पूरा हो चुका है, एक बेटा है मुझे और एक बेटी है, आगे मुझे और कोई भी संतान नहीं चाहिए। मैं इन 2 का ही भरण पोषण अच्छे से करना चाहता हूँ, क्योंकि मनोज काफी पढ़ा लिखा था, और काफी अच्छी उसकी नौकरी थी, और वो हर चीज को समझता था। इस बात को सुनकर जो गीता है वो बहुत खुश हो जाती है, और सीधा भगवान के, हर घर में एक मंदिर होता है, सीधा अपने घर के मंदिर में जाकर माथा टेकती है और भगवान का धन्यवाद करती है। इस तरीके से एक विधवा की जिंदगी पलट जाती है, एक व्यक्ति के आने से, और एक व्यक्ति के जाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको क्या लगा है इस कहानी को सुनकर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कहानी से हमें जो लगा है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे क्राइम आ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों की जान ले रही हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा है कि बिना पति के जिंदगी कैसी होती है। बिना पति के जिंदगी एक कटी पतंग की तरह होती है, जिसकी कोई डोर नहीं होती, जिसका कोई रक्षक नहीं होता, जिसकी जिंदगी को कोई संवार नहीं सकता, जिसके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आ सकती। और ज्यादातर अब ये शादी के बाद प्यार का चक्कर और भी बुरा चल रहा है, जिसमें ये महिलाएं या फिर पुरुष हो, ये अपने शादी के जो बंधन होते हैं, जो 7 फेरे के वचन होते हैं, उन सभी को एक पल में पता नहीं कैसे भुला देते हैं। क्या उन्हें भुलाना चाहिए, जो हमें अग्नि को साक्षी मानकर दिलवाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही शांति से और सुखमय से बीता जाता है, उन्हें ही भूल जाते हैं, और उन्हें भूलने के बाद फिर अपनी उम्र को सलाखों के पीछे काटते हैं। पता नहीं कहाँ गया हमारा वो भारत देश, जिस देश में
सीता मैया जैसी महिलाएं थी, राम भगवान जैसे पति थे, व्यक्ति थे। लेकिन आज तो कुछ और ही हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे आप राम भगवान को व्यक्ति बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने जब इस धरती पर आए तो उन्होंने एक व्यक्तिगत ही तौर पर लोगों को लीलाएं दिखाई। एक इंसान को अपना चरित्र कैसा रखना चाहिए, ये साफ साफ रामायण में दिखाया गया है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि एक महिला को पति के लिए कितना ईमानदार होना चाहिए और एक पति को पत्नी के लिए कितना ईमानदार होना चाहिए। लोगों का काम होता है लांछन लगाना, लेकिन हमारा काम होता है पत्नी धर्म पर टिकना और पति धर्म पर टिकना। आपको ये छोटी सी मेरी सीख कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ज्यादा बड़ी नहीं हूं, बस छोटी सी, एक छोटी सी आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करी है। जैसी भी लगी हो लिखिएगा जरूर। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। आज लाइन बहुत लंबी है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत बड़े और बहुत प्यारे होते हैं, जिनमें बहुत ही सीख छुपी होती है। आपका तहे दिल से आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान से उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, जीवन में खुश रहें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो पाकिस्तान लाहौर से हैं, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट इनका होता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साके जी, जो फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मधुकर ठाकरे जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुमित्रा पौर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, ये और दूसरी मंजू जी हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। हर वीडियो पर 2-3 कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक चौधरी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। 3-4 कमेंट इनके होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जिनके बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत बड़े कमेंट होते हैं, सीख भरे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मनोज, जो कि हरियाणा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सभी चैनलों पर सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है साक्षी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है कांति भाई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कि कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। कहती हैं बहुत अच्छा लगता है आपकी कहानी, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई मूवी देख रहे हों, और कहानी में हम इतने खो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी पिक्चर को देख रहे हों। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके अपने चैनल पर शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनीता शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है प्रीति गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हरमिशाल जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है गुरुचरण जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं।
अगला नाम आता है नरेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, नए जुड़े हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच-बीच में गायब हो जाते हैं, कभी-कभी कमेंट करना शायद भूल जाते हैं, पर ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, बस यही आप सबसे विनती है। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, महिला हैं, बहुत प्यारा कमेंट होता है, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है रेखा तिवारी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मीत जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, कभी-कभी आते हैं, लेकिन कमेंट अच्छा करते हैं, आपके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज बहुत से लोगों का मैंने नाम लिया है, जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।